हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे से YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लैब असिस्टेंट एवं नमूना सहायक का वीडियो नंबर 2 लेके आए हैं और यह एग्जाम 20/9/2026 को होने वाला है। इसमें जैव अणु का पार्ट 2 मैंने आप लोगों के सामने लेके आया है, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है विटामिन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एवं आरएनए देखा था और आज के वीडियो में जो है हम दो टॉपिक देखने वाले हैं और वह दो टॉपिक है, पहला है कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है अमीनो एसिड। और ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से सवाल बार बार पूछता है। तो लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रखा है, तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक फर्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ओल्ड डेफिनेशंस होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं और इसका जो जनरल फार्मूला है CxH2OY होता है, जहाँ X एंड Y जो है दोनों 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, जीरो नहीं हो सकता, याद रखना, जीरो नहीं हो सकता, X और Y का मान जीरो नहीं होगा। तो एग्जाम्पल यदि मैं देखूं तो देखना, पुरानी डेफिनेशंस के अनुसार C6H12O6 आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ग्लूकोज का अणु है ये। अब यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज के अणु को यदि मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना चाहूँ, इस फॉर्म में यदि बदलना चाहूँ तो कैसे बदल सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से C6H2O6, कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। इस फॉर्म में आ गया, जहाँ X एंड Y का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, मैंने इस फॉर्म में लिखा। तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इसको हम CxH2OY के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये ओल्ड डेफिनेशन है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को, लेकिन ये जो डेफिनेशंस है यहाँ पर ये अधिक मान्य नहीं रहा। क्यों मान्य नहीं रहा? जैसे मैं यदि एसिटिक एसिड को लिखूं, एसिटिक एसिड का जनरल फार्मूला मैं C2H4O2 लिख सकता हूं और इस एसिटिक एसिड को भी मैं CxH2OY के रूप में लिख सकता हूं, मतलब C2H2O2 के रूप में लिख सकता हूं। मतलब ये जो ओल्ड डेफिनेशन है, इस ओल्ड डेफिनेशन के द्वारा मैं ये जो जनरल फार्मूला यहाँ पे लिखा हूं CxH2OY, इस कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को भी इसके द्वारा एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे एसिटिक एसिड एवं अन्य एसिड जो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, उसको भी हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं इस फार्मूले से। इसीलिए जो ओल्ड डेफिनेशंस है इसको अमान्य कर दिया गया। ठीक है, बाद में इसको क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। अब जो नया डेफिनेशंस है, नया डेफिनेशंस क्या कहता है, ध्यान से सुनना। नया डेफिनेशंस के अनुसार कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या तो कीटोन ग्रुप होना चाहिए। दूसरा कंडीशंस है कई सारे OH ग्रुप होने चाहिए, कई सारे OH ग्रुप होने चाहिए। और तीसरा जो है ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए कंपाउंड। अब कई लोगों को ये सारा चीज समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखना बहुत ही सिंपल है ये। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एल्डिहाइड और केटियोन का ग्रुप का मतलब होता है, एल्डिहाइड ग्रुप इसको बोलते हैं CHO ग्रुप और कीटोन ग्रुप इसको बोला जाता है RC+OR। देखो ये जो कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दोनों तरफ यदि कार्बन से जुड़ा हो R मतलब होता है कार्बन, इधर भी कार्बन की दो संयोजकताएं कार्बन से जुड़ी हुई हो और एक डबल बॉन्ड O हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं कीटोन और इस ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं एल्डिहाइड, इसको हम लोग बोल देते हैं एल्डिहाइड। और ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कार्बन 4 बंध बनाता है, कितना बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है।
और चारों बंद में जो ग्रुप लगे हों वो अलग अलग हों, वो अलग अलग हो, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं किरेल कार्बन। इस कार्बन को हम लोग बोल देते हैं किरेल। और इस प्रकार का जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। समझ में आया? अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं ग्लूकोज देख लेता हूँ। देखना, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, HOH कार्बन, OH H कार्बन, HOH कार्बन, HOH और CH2OH। ये जो मैंने अभी मॉलिक्यूल बनाया है इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लूकोज। ये जो मॉलिक्यूल है वो किसका मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे देखो, पहला तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ये वाला जो ग्रुप है ये हमारा एल्डिहाइड है। फिर देखो इसमें कई सारे OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, OH 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 और यहाँ पर भी हमारा OH। और उसके अलावा देखो कार्बन सेंटर को देखो, कार्बन सेंटर, इस कार्बन सेंटर में जितने भी ग्रुप लगे हुए हैं चारों ग्रुप वो क्या है? अलग अलग हैं, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हुआ। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, OH ग्रुप कई सारे हैं और ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो डिफरेंट है। क्लियर है? ये हुआ कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन और एग्जाम्पल। अब इस एल्डिहाइड को हम लोग एल्डोहेक्सोस भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एल्डोहेक्सोस भी बोलते हैं। अब इसको एल्डोहेक्सोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है इसलिए एल्डो हुआ, 6 कार्बन है इसलिए हेक्स हुआ, और ओ जो है सफिक्स लगता है इसीलिए हम इसको एल्डोहेक्सोस बोलते हैं। अब देखना जो फ्रक्टोज का संरचना कैसे होता है, देखना फ्रक्टोज का देखना, यहाँ पर CH2OH ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बन OH इधर, H इधर, कार्बन H OH, कार्बन H OH और यहाँ पे CH2OH। अब देखना यहाँ पर भी हमारा 6 कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन, 6 कार्बन है। और यहाँ पर ये वाला देखो C डबल बॉन्ड O, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप है ये। तो हम लोग फ्रक्टोज को कीटोहेक्सोस के नाम से जानते हैं। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए कीटो 6 कार्बन है, हेक्स और सफिक्स लगता है ओच, तो हो गया हमारा कीटोहेक्सोस। क्लियर है? इतना आपको समझ में आया होगा। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस किसको बोलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब देखना इस कार्बोहाइड्रेट्स का हम लोग जो है क्लासिफिकेशंस कर लेते हैं। तो मोनोसेकेराइड क्या होता है? मोनोसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो सिंपल यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और इस सिंपल यूनिट का जल अपघटन संभव नहीं हो पाता। जल अपघटन, वाटर से यदि आप रिएक्शन कराओगे ना तो यहाँ पे नहीं होता, जल अपघटन होता ही नहीं है। तो मोनोसेकेराइड एक ही सिंपल यूनिट उसमें होता है और उसका जल अपघटन कराने पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं मोनोसेकेराइड। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज एटसेट्रा, ये सब मोनोसेकेराइड में आएंगे। अब देखो ओलिगोसेकेराइड में 1 से लेकर 10 तक सिंपल यूनिट हो सकते हैं, सिंपल यूनिट हो सकते हैं, 2 लिखना, 2 से लेकर 10 तक के सिंपल यूनिट हो सकते हैं। मतलब इनका यदि हम जल अपघटन कराएं, ठीक है, जल अपघटन कराएं तो यहाँ पे 2 से लेकर 10 यूनिट तक सिंपल यूनिट प्रोडक्ट के रूप में देंगे, तो मतलब इनका जल अपघटन संभव है। एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला मैं लिख देता हूं सुक्रोज। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज,
ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। पॉलीसेकेराइड को मैं बाद में कवर करा दूंगा, पहले एग्जांपल याद रखो। सुक्रोज ओलिगोसेकेराइड में आएगा, इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो सिंपलेस्ट यूनिट से मिलकर बना होता है। सिमिलरली यदि मैं लिखूं माल्टोज, माल्टोज जो है यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे। उसके बाद आता है हमारा लैक्टोज, लैक्टोज जो है यहाँ पे ग्लूकोज से मिलकर भी बना होता है प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कौन किससे मिलकर बना होता है, पहला होता है सुक्रोज, दूसरा होता है माल्टोज और तीसरा होता है लैक्टोज। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ, यहाँ से बहुत क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर क्या देता है, तो आप सीधा सीधा लिखना ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है। माल्टोज का जल अपघटन कराने पर क्या प्रोडक्ट मिलता है, आप लिखना ग्लूकोज के दो अणु मिलते हैं। लैक्टोज का जल अपघटन कराने पर क्या होता है, तो यहाँ पे बोलना कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। तो समझ में आया, ये होता है ओलिगोसेकेराइड की बात। अब हम एक चीज और ध्यान में रख लेते हैं कि यहाँ पर पॉलीसेकेराइड होता क्या है। तो यहाँ पर देखना पॉलीसेकेराइड होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलीसेकेराइड। नया स्लाइड आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, पॉलीसेकेराइड। और इस पॉलीसेकेराइड की जब मैं बात करूँ तो इसमें कई सारे सिंपल यूनिट होते हैं। यदि मैं जल अपघटन कराऊं तो कई सारे सिंपल यूनिट यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के मिलेंगे। सिंपल यूनिट किसके मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट के मिलेंगे पॉलीसेकेराइड में। कार्बोहाइड्रेट के कई सारे सिंपल यूनिट मिलेंगे और इसका भी जल अपघटन संभव है। वाटर से यदि मैं रिएक्शन कराऊं तो संभव है, पॉसिबल है। और इसका एग्जाम्पल मैं बात करूं, एग्जाम्पल में पॉलीसेकेराइड का, तो सबसे पहला देख लो एमाइलोज, या मैं स्टार्च लिख देता हूँ सीधा सीधा, क्योंकि एमाइलोज जो है स्टार्च का एग्जाम्पल है। तो स्टार्च जो है कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल याद करना ही है। दूसरा मैं लिख देता हूँ इंसुलिन, और जो इंसुलिन की जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा नहीं होता, ये लीवर जो है उसको क्या पाचन नहीं कर पाता, तो कौन सा रोग होता है, शुगर। और हर घर में आजकल शुगर पेशेंट मिल जाएंगे। और ये इंसुलिन आपको पता होना चाहिए, कई सारे फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल इसमें होते हैं। ठीक है, फिर आप लोग लिख देना ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ये जो ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन भी कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो याद रखना ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। आप चाहो तो सेल्यूलोज भी लिख सकते हो, और ये सेल्यूलोज भी किससे मिलकर बना होता है, कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। तो सेल्यूलोज एक पॉलीमर है और ग्लूकोज क्या है, उसका सिंपलेस्ट यूनिट है, तो ये मोनोमर हो जाएगा। तो ये जो मैं एग्जाम्पल आपको दिया हूँ, ये एग्जाम्पल आपको कंठस्थ याद होने ही चाहिए। क्लियर है, इसको तो मैंने आपको बता दिया। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड है यहाँ पर, ये भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखो एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डो लगेगा प्रीफिक्स में, और कीटोन ग्रुप होगा तो कीटो लगेगा। हमको क्या याद रखना है कि यदि नंबर ऑफ कार्बन 3 हो तो ट्राइओज लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4 हो तो टेट्रोज, नंबर ऑफ कार्बन 5 हो तो पेंटोज, नंबर ऑफ कार्बन 6 हो तो हेक्सोज लिखते हैं। और यदि एल्डिहाइड ग्रुप हो तो सामने एल्डो लग जाता है, और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो तो सामने क्या लग जाता है, कीटो लग जाता है। तो इस टेबल को भी आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी टेबल है ये। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो रिड्यूसिंग शुगर कैसे शुगर होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। जनरली क्या होता है यहाँ पे
रिड्यूसिंग शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये जो जितने भी शुगर हैं वो टॉलेंस के साथ, फेलिंग के साथ और बेंडिक्ड सॉल्यूशन के साथ, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेंडिक्ड रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये टेस्ट शो करते हैं। जबकि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है इनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये कीटोन ग्रुप वाले ना तो टॉलेंस के साथ, ना ही फेलिंग के साथ और ना ही बेंडिक्ड सॉल्यूशन के साथ किसी प्रकार का कोई रिएक्शन यहाँ पे शो नहीं करते, और यहाँ पे रिएक्शन ये लोग शो करते हैं। तो रिएक्शन जो शो करते हैं टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेंडिक्ड रिएजेंट के साथ, वो होता है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो यहाँ पे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, तो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल बताइए या रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल बताइए। तो आपको याद रहना चाहिए कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जितने भी मोनोमर होते हैं, मैं लिखता हूँ ऑल मोनोमर, जितने भी मोनोमर होते हैं, मोनोमर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो सारे रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी पॉलीसैकेराइड होते हैं, मैंने आपको पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल बताया, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। किस में आते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। यहाँ से एक सवाल जरूर पूछता है, तो ये जो मैंने आपको टेबल दिया है, ये जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको लिखाया है, और यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर समझ में आया दोस्तों? चलिए अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट में एक लास्ट पॉइंट क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 जुड़ता है और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 जुड़ता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड पाया जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पे ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट में किस प्रकार का लिंकेज होता है, तो आप लोग सीधा आंसर करना कि जब भी कार्बोहाइड्रेट में दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिटिक लिंकेज होता है। तो सुक्रोज में कार्बन ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज का कार्बन 1 और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के साथ आपस में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखना माल्टोज जो होता है, माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और माल्टोज का निर्माण करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में जुड़ते हैं, एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 आपस में जुड़ता है। सिमिलरली लैक्टोज देखना, लैक्टोज जो है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। यहाँ पर गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 जुड़ेगा और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 जुड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी डायरेक्ट प्रश्न पूछता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फिर देखना यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एनिमल स्टार्च है, एनिमल स्टार्च और प्लांट स्टार्च, एनिमल स्टार्च और प्लांट स्टार्च के नाम बताइए बोलता है। तो जब भी आप एनिमल स्टार्च की बात करेंगे तो वहां पे आता है हमारा ग्लाइकोजन। क्या आता है? ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन में जानते हैं n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसमें होता है। कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोजन में, और इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 जुड़ता है, ये याद रखिएगा। और जब हमको प्रश्न पूछेगा कि प्लांट स्टार्च के नाम बताइए, तो जो प्लांट स्टार्च है, प्लांट में जो स्टार्च पाया जाता है वो होता है एमाइलोज। एमाइलोज एक प्रकार का स्टार्च है और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन दोनों याद रखना, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये एमाइलोज जो होता है लीनियर फॉर्म में पाया जाता है, लीनियर चेन फॉर्म में पाया जाता है, सीधी श्रृंखला के रूप में पाई जाती है, सीधी
श्रृंखला के रूप में ये पाई जाती है और इसमें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं। कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 आपस में जुड़ेगा। और एमाइलोपेक्टिन में ये जो है शाखित श्रृंखला होती है, ब्रांच्ड फॉर्म में पाई जाती है, शाखित ब्रांच्ड फॉर्म में ये पाई जाती है। और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का और ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6 दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 6, कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। और किस प्रकार का बॉन्डिंग? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे पाया जाता है। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या है? प्लांट स्टार्च है। ग्लाइकोजन क्या है? हमारा एनिमल स्टार्च है। ये आपको ध्यान में रखना है। एमाइलोज भी कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बने होते हैं, एमाइलोपेक्टिन भी कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बोलने से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में यदि आपको पूछ लिया जाए तो जो भी मैंने आपको बताया है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट या सेकंड टॉपिक अमीनो एसिड्स। यहाँ पे आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, ठीक है। गो टू रट्टाफिकेशन, कई सारा चीज समझने का है और इसमें कई सारा चीज याद करने का है। तो जितना याद रखोगे, थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है और थ्योरेटिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ता है, दिमाग में रखना पड़ता है। तो बार बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। देखो, अमीनो एसिड्स में एक पाया जाता है एमीन ग्रुप और दूसरा पाया जाता है एसिड ग्रुप। दोनों ही ग्रुप यहाँ पे पाए जाते हैं। एमीन ग्रुप का मतलब होता है NH2 ग्रुप और एसिड ग्रुप मतलब होता है COOH। NH2 और COOH दोनों पाए जाते हैं। और सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का एग्जांपल होता है, देखो, COOH, NH2, H और H। इसको मैं बोलता हूँ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है, ठीक है, एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। और ये जो ग्लाइसिन है यह अकीरेल होता है। अकीरेल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव मैंने बताया है कि कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं वो यदि अलग अलग हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे लिख देता हूँ आयोडीन, ये कार्बन जो 4 बॉन्ड यहाँ पे बनाया है, चारों बॉन्ड यदि अलग अलग ग्रुप से जुड़े हुए हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, अदरवाइज ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पे ग्लाइसिन में देखो, ये 2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, मतलब 2 सेम प्रकार के ग्रुप यहाँ पे जुड़ गए, इसलिए ये अकीरेल हो गया और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ग्लाइसिन किस प्रकार का अमीनो एसिड है? क्या ये कीरेल है या अकीरेल है? ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? तो आप लोग सीधा लिखना, ग्लाइसिन एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का एग्जांपल है, अकीरेल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। उसके बाद यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है ना दोस्तों, क्लासिफिकेशन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको नाम, जितने भी नाम हैं वो कंठस्थ पता होने चाहिए। तो देखो, अमीनो एसिड एसिटिक प्रकार का भी होता है, बेसिक अमीनो एसिड भी होता है और न्यूट्रल अमीनो एसिड भी होता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड में एलिफेटिक होता है, एरोमेटिक होता है, अल्कोहल कंटेनिंग होता है और सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होता है। तो सबसे पहला देखना, सबसे पहला होता है एलिफेटिक अमीनो एसिड। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स का एग्जाम्पल है, मतलब फ्री कार्बन चेन जिसमें होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्री कार्बन चेन जहां पर हो, साइकिल के फॉर्म में नहीं पाया जाता, फ्री कार्बन चेन जिसमें होता है उसी को हम एलिफेटिक अमीनो एसिड बोल देते हैं। और एलिफेटिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और प्रोलिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद होना चाहिए, भले स्ट्रक्चर याद ना हो, लेकिन स्ट्रक्चर यदि याद हो ना तो और बेटर है भाई। स्ट्रक्चर यदि याद हो, देखो
NH2 ग्रुप, COH ग्रुप और H ग्रुप सब में समान है, सभी में। ये वाला जो ग्रुप है आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देता होगा। ये ग्रुप को आपने यदि पकड़ लिया तो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर याद हो तो बेटर है, लेकिन नाम याद होने चाहिए। ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और प्रोलिन एलिफेटिक अमीनो एसिड्स के अंतर्गत आते हैं। और ये मेरे नोट्स का है भाई, ये मेरे नोट्स का है। नोट्स को डायरेक्ट मैंने फोटो खींचा हुआ है और डायरेक्ट यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो याद रखिएगा ये नाम आपको पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर याद हो तो और भी बेटर है आप लोगों के लिए। फिर है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक नेचर के जो होते हैं, एरोमेटिक नेचर के, और एरोमेटिक नेचर के जो अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है वो है फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल होते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक अमीनो एसिड है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको टिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखो फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर है, ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है और ये ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर है। ये वाला ग्रुप केवल चेंज हुआ है, जहां पर भी चेंज हो रहा है ये वाला ग्रुप चेंज हो रहा है। ये वाले ग्रुप को आपने पकड़ लिया तो सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको याद हो जाएगा। फिर देखो एल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड सिराइन और थ्रियोनिन। सिराइन, थ्रियोनिन याद रखिएगा, सिराइन और थ्रियोनिन अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स के एग्जांपल है। ये वाला ग्रुप केवल यहाँ पे चेंज हुआ है। अल्कोहल देखो OH ग्रुप प्रेजेंट है ना, OH ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होता है अल्कोहल होता है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग में आता है सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन और मिथियोनिन ये दोनों आते हैं सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में, ठीक है। उसके बाद देखो एसिटिक अमीनो एसिड। एसिटिक अमीनो एसिड में हमारा एक आता है एस्पार्टिक एसिड और दूसरा होता है ग्लूटामिक एसिड। ये देखो ये वाला ग्रुप ही केवल यहाँ पे चेंज है, तो इसको आप पकड़ लोगे। तो एस्पार्टिक एसिड मोर एसिटिक होता है, ठीक है। जब भी आप बोलेंगे एस्पार्टिक एसिड मोर एसिटिक एज कंपेयर टू ग्लूटामिक एसिड, ये भी आप याद रखना। एस्पार्टिक एसिड अत्यधिक एसिटिक नेचर का होता है ग्लूटामिक एसिड से। और एक होता है बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में नाम है हमारा लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, यहाँ पे जो सबसे मोर बेसिक होता है वो आर्जिनिन होता है, सबसे अधिक बेसिक। सबसे अधिक बेसिक नेचर का कौन होता है? आर्जिनिन। ये आप याद रखेंगे। एनी हाउ स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो बहुत ही बेटर है आप लोगों के लिए। नाम तो याद होना ही चाहिए। एसिटिक में कौन आते हैं, बेसिक में कौन आते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में कौन आते हैं, नाम आपको पता होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण है, यहाँ पे ज्विटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन ज्विटर आयन फॉर्मेशन करता है? अमीनो एसिड। अब ज्विटर आयन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं देखो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हम लोग जानते हैं कि अमीनो एसिड में एक NH2 ग्रुप होगा और एक COOH ग्रुप होगा। जब क्या होता है, ज्विटर आयन का फॉर्मेशन जो है यहाँ पर कैसे होता है देखो। ये जो NH2 ग्रुप है ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? ये हमारा NH2 ग्रुप, ये वाला ग्रुप हमारा बेसिक नेचर का होता है। और ये COH ग्रुप ये हमारा एसिटिक नेचर का होता है। और हम लोग जानते हैं जो एसिड होता है वो H+ आयन को क्या करने का काम करता है? डोनेट करने का काम करता है। और जो बेस होता है वो क्या करता है? H+ आयन को एक्सेप्ट करने का काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एसिड है H+ आयन को क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। और ये कन्वर्ट हो जाता है COO- में। किसमें कन्वर्ट हो गया? COO- में कन्वर्ट हो गया और ये NH3+ में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये एसिड का जो H आयन है, H+ आयन है, वो यहाँ पे चला जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे सेम रहेंगे। तो ऐसा आयन जिसमें पॉजिटिव अमीनो एसिड का ऐसा आयन ना, अमीनो एसिड का ऐसा आयन जिसमें NH3+ आयन हो और COO- आयन हो, इसी को हम लोग ज्विटर आयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं?
ज्यूटर आयन बोल देते हैं। समझ में आया? ज्यूटर आयन COO माइनस आयन वाला ग्रुप भी होगा, NH3 प्लस आयन वाला ग्रुप भी होगा, दोनों प्रेजेंट होंगे, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं ज्यूटर आयन। क्लियर? अब देखो ज्यूटर आयन बोल देते हैं। क्लियर? अब देखना यहाँ पे एक चीज है, ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है, ज्यूटर आयन का जो फॉर्मेशन होता है जब pH का मान Pi के बराबर होता है, तब जो है ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है। pH और Pi दोनों बराबर होंगे। pH तो आप लोग जानते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। अब ये Pi क्या होता है? Pi देखो, Pi किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं? Pi का एक सिंपल सा फार्मूला होता है pKa1 प्लस pKa2। pKa वैल्यू दिया होगा और अपन 2, इसी को हम लोग बोल देते हैं Pi। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा HR NH2 और COOH, अमीनो अम्ल में ये दोनों कॉमन है, एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक एमीन ग्रुप होता है। इसका pKa वैल्यू दिया होगा, तो pKa वैल्यू यदि इसका दिया हुआ है A1 मान लेता हूँ, इसको 8 मान लेता हूँ 8, और COH ग्रुप का जो pKa वैल्यू दिया हुआ है वो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर 2। pKa वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों pKa वैल्यू को यहाँ पे जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे Pi का मान निकल के आएगा, तो 10/2, 10/2 मतलब 5 आ जाएगा इसका Pi वैल्यू। क्या आ जाएगा इसका? Pi वैल्यू। तो इस प्रकार से हम लोग Pi निकालते हैं, और Pi और pH जब दोनों बराबर हों तभी जो है ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर याद रखिएगा दोस्तों। pKa वैल्यू दिया होता है Pi निकालने के लिए, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपका Pi वैल्यू निकल के आएगा। क्लियर है इतना कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, तो इसके लिए मैं एक और स्लाइड ऐड कर लेता हूं, तब आपको मैं बताऊंगा। अब देखना यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जो ज्यूटर आयन है, ठीक है, जो भी ज्यूटर आयन है, ये ज्यूटर आयन का मूवमेंट पूछता है। यहाँ पर ज्यूटर आयन का मूवमेंट किस तरह मूव करेगा, मूवमेंट पूछता है। ये एनोड की तरफ मूव करेगा या नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर मूव करेगा, ये एक प्रश्न पूछता है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी कि ज्यूटर आयन का मूवमेंट जब हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी में हम लोग जानते हैं एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। पॉजिटिव जो है वो एनोड की तरह काम करेगा और नेगेटिव जो है कैथोड की तरह काम करेगा। यहाँ से एक सवाल पूछता है, तो देखना एक चीज, जब pH का मान लो होता है मतलब 2, 3 या 4 हो गया pH वैल्यू, तो यहाँ पे लो pH में क्या होता है, H+ आयन अधिक रहता है। H+ आयन क्या रहेगा सॉल्यूशन में H+ आयन क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अब जब सॉल्यूशन में H+ आयन अधिक रहेगा, तो यहाँ पर तो है हमारा COOH और यहाँ पर है हमारा NH2। H+ आयन जब अधिक रहेगा, उस कंडीशन में ये जो H+ आयन है ये किसके साथ बाइंड करेगा, NH2 के साथ बाइंड करेगा और ये NH3+ बना लेगा, और बाकी सारा चीज सेम रहेगा। जब NH3+ बनाएगा तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड यहाँ पे पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। अब ये पॉजिटिव आयन बैटरी के प्रेजेंस में, एनोड एंड कैथोड के प्रेजेंस में किसकी ओर मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर ये मूव करेगा। मतलब लो pH पर जब H+ आयन अधिक हो तो जो अमीनो एसिड है वो मूव करता है कैथोड की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछता है। और सेकंड पॉइंट है, एक हाई pH पर
हाई पीएच में जो OH माइनस आयन अधिक रहेंगे सॉल्यूशन में, या पानी का जो भी विलयन होगा वहां पे OH माइनस आयन अधिक होंगे। जब OH माइनस आयन अधिक होगा तो यहाँ पे COOH ग्रुप भी प्रेजेंट है, NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो OH माइनस आयन अधिक रहेगा तो यहाँ का जो एसिड ग्रुप का जो H है वो निकल जाएगा।